अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस सेशन में हम इंग्लिश 101 के लेक्चर नंबर 21 से 45 यानी जो आपका फाइनल टर्म है उस सारे सिलेबस को कवर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 21 को देखते हैं। शॉर्ट्स नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपने एक दफ़ा हैंडआउट्स लाज़मी रीड कर लेने हैं ताकि अगर इन केस कोई भी पॉइंट मिस हो जाए तो वो आप वहाँ से देख लें। वैसे कोई पॉइंट मिस नहीं है, सारी की सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि इन जो नोट्स हैं इनमें ऐड कर दूँ, लेकिन फिर भी आपने हैंडआउट्स लाज़मी पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, नाम से ज़ाहिर है कि जो इन्फॉर्मेशन है उनको ग्राफ में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो टॉपिक को देख के पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले टॉपिक है फ्लो चार्ट, नेक्स्ट है लॉजिकल पाथ। फर्स्ट वन है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि किसी भी मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ मराहिल को मुख्तलिफ अलामात और अशकाल की मदद से तरतीब में ज़ाहिर करने का एक तरीका होता है। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि कोई भी आपके पास एक प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो लॉजिकल सीक्वेंस, जो स्टेप्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में को यूज़ करते हुए आप वहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मुख्तलिफ अलामात को यूज़ करते हुए, उनको आप कहते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है कि स्टार्ट होता है, फिर इनपुट नंबर्स, हमने इनपुट नंबर लिए, फिर उनको नंबर्स जो हमने इनपुट लिए उनको हमने आपस में ऐड किया और उसके बाद क्या कि डिस्प्ले रिज़ल्ट, यानी जो भी रिज़ल्ट आया उसको स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले करवा दिया और इसके आगे फिर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। हमने पढ़ा होगा एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम में जब आपने एल्गोरिदम वाला टॉपिक पढ़ा तो वहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी प्रोग्राम के एग्जांपल लें या रियल लाइफ में किसी कुकिंग के कोई भी एग्जांपल लें, कोई रेसिपी उठा लें, तो उसमें क्या होता है कि हम बाकायदा उस स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि आपने पहले ये चीज़ करनी है, फिर आपने वो काम करना है, फिर ये। एल्गोरिदम में आप क्या कर रहे होते हैं कि लिख कर स्टेप्स आपने रखे होते हैं, क्या पहले ये करना है, पहले ये उसके बाद जो है वो ये करना है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली उसी तरह का एक सीक्वेंस ही होता है, लेकिन इसमें हम चीज़ों को सिंबल्स में या आप कह सकते हैं डिफरेंट अशकाल से आप इनको शो कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि जब फ्लो चार्ट में जब हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो उसका स्टॉप का सिंबल कैसा होता है और उसका स्टार्ट का सिंबल कैसा होता है, इनपुट का कैसा होता है और फिर आउटपुट का कैसा होता है। नेक्स्ट है फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग क्या होता है? फ्लो चार्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो कि फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करता है। लॉजिकल पाथ है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। लॉजिकल पाथ इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट अ कंप्यूटर और प्रोसेस फॉलो टू रीच अ रिजल्ट। लॉजिकल पाथ एक सीक्वेंस होता है उन स्टेप्स का जो हम किसी भी मसले को जब हल करने के लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल पाथ। फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर्स इनपुट लिए और आपने उनको आउटपुट करवाना है, तो वही बात है कि आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आप पहले यूज़र से नंबर इनपुट लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उनको आपस में आपने प्लस किया, फिर आपने उसको आउटपुट करवाया। तो ये एक स्टेप थे, ये कुछ सीक्वेंस था। तो ये जो सीक्वेंस है किसी भी मसले को सॉल्व करने तक, उसका जो रिजल्ट है वहाँ तक पहुँचने तक जो हम सीक्वेंस और जो हम पाथ, जो स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉजिकल पाथ। नेक्स्ट है टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल रिप्रेजेंट द बिगनिंग और एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोसेस। प्रोसेस और प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसके लिए जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल सिंबल, ठीक है। तो टर्मिनल सिंबल जो है वो प्रोग्राम के स्टार्ट में भी लगता है और एंड में भी लगता है। तो ये आपसे इस तरह से पूछ लग सकते हैं कि प्रोग्राम पे एंड पे जो सिंबल होते हैं उससे क्या कहते हैं, या प्रोग्राम के स्टार्ट पर जो सिंबल होते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उससे टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है कि प्रोसेस इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो भाई हम किसी भी इनपुट डेटा से जब हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो हम फॉलो करते हैं ऑपरेशन, उसे हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है। नेक्स्ट है डिसीजन। डिसीजन से क्या मतलब होता है? डिसीजन का मुराद होता है फैसला करना। फ्लो चार्ट में डिसीजन एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर कंडीशन इज चेक, जहाँ पर कंडीशन चेक की जाती है। डिफरेंट पाथ्स में बी फॉलो डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट, और डिफरेंट पाथ्स को फॉलो किया जाता है रिजल्ट की बेस पर।
तो डिफरेंट पास से क्या मुराद है, जैसे आपने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको पता है तो चले, नहीं पता तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट कंडीशंस लगी होती हैं कि अगर इतना हो, अगर इससे ज़्यादा मार्क्स हों तो ये वाला जो है वो स्टेटस शो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पास और फेल की ही एग्ज़ाम्पल ले लें, तो अगर आपके मार्क्स जो है वो 50 से ज़्यादा हैं तो क्या होना चाहिए, स्टेटस आपका जो है वो पास आ जाना चाहिए, और अगर आपके मार्क्स 50 से कम है तो स्टेटस जो है वो फेल हो जाना चाहिए। तो अब क्या होगा कि जो वहाँ पे मार्क्स लिखे होंगे उनको देखते हुए रिज़ल्ट जो है वो शो होगा आपके पास। नेक्स्ट है सेंटेंस की टाइप्स। डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम ग्रुप्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस का क्या मतलब होता है? ये क्या करता है? सेंटेंस एक्सप्रेस करता है मल्टीपल कंप्लीट थॉट्स को। एक मुकम्मल जो सोच होती है उसको ये एक्सप्रेस कर रहा होता है, और नॉर्मली इसमें जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। एक सेंटेंस में नॉर्मली सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, और ये कम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, और इसके अलावा ये कंप्लीट थॉट्स को डिलीवर कर रहा होता है। अली प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है, ये एक मुकम्मल जुमला है और ये एक मुकम्मल सोच को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी शख्स, जगह या चीज़ जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है किसी भी सेंटेंस में, उसका हम कहते हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली, अली प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर अली क्या है? एक सब्जेक्ट है। अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है? फेल एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी काम, अमल या हालत को जाहिर करता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब एडर कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल है आपके पास, अली प्लेज क्रिकेट। अली के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी कि अली क्या है? अली एक सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है? वो एक वर्ब है, यानी जो भी एक्शन हो रहा है वो प्ले है, स्लीपिंग है, वीपिंग है, जो भी है, रनिंग है, ईटिंग है, तो वो आपके पास क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट आपके पास है जी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ये कंप्लीट थॉट्स को ये एक्सप्रेस कर रहा होता है, और ये अकेला भी अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे हम कहते हैं द कैट इज़ स्लीपिंग, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, ETC। तो इस तरह के जुमले जो हैं वो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। जैसे कहते हैं हम अली वेंट टू स्कूल, यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन की है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट नाम से ज़ाहिर है कि डिपेंड कर रहा होगा किसी दूसरी चीज़ पर। तो डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको हम सबऑर्डिनेट भी कहते हैं, और ये मुकम्मल थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, और ये अकेला अगर हम इसको लिखते हैं तो ये एक कंप्लीट जो थॉट्स हैं उनको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। कैसे? जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखें, बिकॉज अली वॉज टायर्ड। ये मुकम्मल ख्याल नहीं है क्योंकि स्टार्ट वाली लाइन तो नहीं है ना, बिकॉज लगा हुआ है। अली क्योंकि अली थका हुआ है, तो किस वजह से थका हुआ है स्टार्टिंग में नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है? आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस था। नेक्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्टेटमेंट को बनाते हैं और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी मालूमात देते हैं। जैसे ही इज़ अ टीचर, ये इंफॉर्मेशन है कि वो टीचर है, तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, एक मालूमात है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव के बारे में आपको पता होगा कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर होम, या कुछ भी ऐसा जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन जिस भी टाइप का है तो वो इंटरोगेटिव कहलाता है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इसमें हम कोई भी कमांड दे रहे हैं, कोई भी ऑर्डर दे रहे हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट हम कर रहे होते हैं। लाइक ओपन द डोर, इसमें हम सजेशन भी दे रहे होते हैं, और इसकी एग्जांपल है जी ओपन द डोर, सिट डाउन, वॉक स्लोली। इसकी ये सारी एग्जांपल हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये सेंटेंसेस की टाइप्स जो हैं इनकी डेफिनेशंस आपने लाजमी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेंटेंस दे के आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी हमने पीछे पढ़ा
इंटरोगेटिव सेंटेंस तो वो तो बहुत इजी था, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये 2-3 ऐसे हैं, सिंपल सेंटेंस वगैरह होगा, ये आपने पहले से भी पढ़े हुए हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये आई होप क्या ऑलरेडी आपको इसका पता होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं कि इसमें एक्सप्रेस कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ फीलिंग, जैसे कोई बहुत खुशी की बात हो रही थी या फिर बहुत गम की बात होती है, तो वहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है उस सेंटेंस के लास्ट पे, इसकी एक ये भी निशानी होती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लाइक तुम कितने पागल हो, वो चीज़ कितनी खूबसूरत है ना। तो इस तरह का कोई भी मतलब कोई भी एहसास या कोई अचानक गम वाली फीलिंग, और या फिर कोई अचानक खुशी वाली फीलिंग, तो इस तरह के इन सारे सेंटेंसेस जिनमें ये सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंसेस। अभी हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ा है, तो सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन में इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही जिक्र हो रहा है कि सिंपल सेंटेंसेस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वो मुकम्मल मीनिंग्स या मुकम्मल ख्यालात वाज़ा कर रहा होता है। अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज मिले हुए होते हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल, अली प्लेज क्रिकेट एंड अहमद वॉच हिम। अली क्रिकेट खेल रहा है और अहमद देख रहा है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि पंक्चुएशंस वगैरह के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पंक्चुएशन आई थिंक आगे आपका एक कंप्लीट टॉपिक भी है, वहाँ पर मैं डिटेल में इसका आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें दोनों चीज़ों का मिक्सचर होगा। पहले हमने पढ़ा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, फिर हमने अगले वाले सेंटेंस में क्या पढ़ा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और फिर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। दोनों मिलकर क्या बनता है, इन दोनों से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। व्हेन अली केम वी स्टार्ट द मैच। जब अली आया तो हम मैच जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। नेक्स्ट है कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने आपस में मिक्स नहीं कर देना, हर एक की डेफिनेशन आपने अलग से याद करनी है। अगर आपने इनकी डेफिनेशन मिक्स कर दी तो फिर ओबियसली इनके एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक जो है इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक इसमें लाजमी तौर पर डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, व्हेन अली केम वो स्टार्ट द मैच एंड अहमद जॉइंड अस। तो ये लास्ट वाला जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हम वैसे भी कह सकते हैं अहमद जॉइंड अस। और स्टार्ट वाले जो 2 हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन अली केम वो स्टार्ट द मैच एंड अहमद जॉइंड अस। तो यहाँ पर क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो रहे हैं और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन अली केम, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और बाकी दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। वो स्टार्टेड द मैच एंड अहमद जॉइंड अस। नेक्स्ट है इफेक्टिव सेंटेंसेस। अफेक्टिव sentence clearly and correctly communicate one or more ideas to the reader। जो रीडर होता है या जो पढ़ रहा होता है उस तक एक ऐसा क्लियर और करेक्ट सेंटेंस पहुंचाना जो कि क्लियर लिखा होता है, उसका मीनिंग क्लियरली रीडर को समझ आ रहा होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये इफेक्टिव सेंटेंस। यानी वो जुमला जो अपने ख्यालात या पैगामात को वाज़ह, दुरुस्त और मौसर अंदाज में कारी तक पहुंचा सके, यानी रीडर तक अगर पहुंच रहा है ऐसा मुनज़्ज़म और अच्छा पैगाम जो कि करेक्ट और क्लियर लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इफेक्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है यूनिटी। यूनिटी क्या होता है, यूनिटी मीन दैट एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस और कंपोजिशन कंट्रीब्यूट टू वन मेन और सेंट्रल आइडिया। यूनिटी का मतलब होता है कि जुमला या तहरीर का हर एक हिस्सा मरकज़ी जो ख्याल है उसको सपोर्ट करे और गैर मुतल्लका बात इसमें शामिल ना हो। लाइक स्टूडेंट स्टडी हार्ड बिकॉज दे वांट गुड ग्रेड्स। स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की बिकॉज वो अच्छे ग्रेड्स जो है वो हासिल करना चाहते थे। नेक्स्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है, कोहेरेंस मीन दैट ऑल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और कंपोजिशन और लॉजिकली कनेक्टेड एंड अरेंज्ड इन अ क्लियर। तो कोहेरेंस में क्या होती है कि एक आप कह लें कि एक स्टेप में बात हो रही होती है, एक सीक्वेंस में बात हो रही होती है कि ये किया फिर ये हुआ और फिर फाइनली हम इस गोल तक पहुंच गए।
तो कोहेरेंस में भी बेसिकली यही बताया गया कि जुमले या तहरीर के तमाम हिस्से मंतकी तौर पर एक से दूसरे जो जुड़े होते हैं और उनकी वाज़ा तरतीब भी होती है, वो उस वाज़ा तरतीब में होते हैं। जैसे फर्स्ट आई ओपन द बुक, पहले मैंने बुक खोली, फिर मैंने चैप्टर को पढ़ा और फाइनली जो है वो मैंने क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर लिया। एम्फसाइजेस क्या होता है? Emphasis mean giving special importance or attention the most important part of sentence। इसका मतलब है कि जुमले का जो सबसे अहम पार्ट है उसको इस अंदाज में आपने पेश किया कि जो रीडर है उसकी तवज्जो उस पर मरकूज हो जाए, वो उस पर उसकी अटेंशन चली जाए। नेक्स्ट है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म मीन यूजिंग द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर रिलेटेड वर्ड्स और आइडियाज। इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई, शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग। नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेंटेंसेस में से आपने एरर को फाइंड आउट करना है। ये सेंटेंस में से एरर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज में, इस तरह से पूछा जाता है आपसे। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सेंटेंस एरर है, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है, रन ऑन द सेंटेंस है, फ्यू सेंटेंस है, कॉमा, सप्लाइज एंड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है और डैंगलिंग मॉडिफायर है। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस एरर। सेंटेंस एरर क्या होता है कि ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होती है या फिर कोई स्ट्रक्चरल मिस्टेक होती है एंड मेक सेंटेंस इनकरेक्ट, अनक्लियर और इनइफेक्टिव। तो इससे क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है वो फिर इनकरेक्ट हो जाता है और अनक्लियर भी हो जाता है और उसका फिर कोई असर भी नहीं रहता, वो गैर मुअस्सर बन जाता है। सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है? सेंटेंस फ्रेगमेंट इज़ एन इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो एक जो सेंटेंस है, लफ्ज़ों का एक गैर मुकम्मल मजमूआ या गैर मुकम्मल ग्रुप है, डज नॉट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थाट्स, जो कि एक मुकम्मल थाट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जैसे लिखोगे बिकॉज अली वाज टायर्ड, इसका फर्स्ट पार्ट है ही नहीं और आगे लिखोगे बिकॉज अली वाज टायर्ड। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी करेक्ट फॉर्म ये, बिकॉज अली वाज टायर्ड ही वांट टू बेड। Next, run on sentences. Run on sentences occur when two or more independent clauses are incorrectly joined without proper punctuation or conjunction. Proper punctuation और conjunction के बगैर जब एक sentence में दो और दो से ज़्यादा independent clause को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये run on sentences। जैसे ये एक रॉन्ग वे में सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कोई पंक्चुएशन और जो है वो साथ में प्रॉपर कंजक्शन इसमें इस्तेमाल नहीं की गई, तो ये देखिए बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। आई वाज टायर्ड, आई वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट है फ्यूज्ड सेंटेंस। इससे क्या मुराद होती है? फ्यूज सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में पंक्चुएशन के बगैर जोड़ दिया जाता है, पंक्चुएशन का ख्याल रखे बगैर इनको जोड़ दिया जाता है। तो याद रखिए जो होती है पंक्चुएशन और कंजक्शन वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम इनको यूज़ ना करें ठीक से तो हमारा जो पूरे का पूरा सेंटेंस होता है उसका मतलब ही उलट हो जाता है। कॉमा सप्लाइज में क्या होता है? कॉमा सप्लाइज तब अक्कर होता है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज इनकरेक्टली आपस में कॉमा के थ्रू ज्वाइन हुए होते हैं। जैसे आई स्टडीड हार्ड, आई पास्ट। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? आई स्टडीड हार्ड सो आई पास्ट। ये है इसका करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट है मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर एक वर्ड, फ्रेज और क्लॉज होता है जो कि प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर, जो किसी दूसरी चीज़ के बारे में इजाफी मालूमात आपको फराहम कर रहा है। नेक्स्ट है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। Misplaced modifier is a modifier placed in the wrong position, make the meaning unclear or confusion। ऐसा मॉडिफायर जो कि सेंटेंस में गलत जगह पर उसको रख दिया गया और फिर उसकी वजह से जो सेंटेंस का पूरा मीनिंग है वही गलत हो जाए, वही गैर वाज़ेह हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। नेक्स्ट है डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर में क्या होता है? एक ऐसा मॉडिफायर होता है कि जो कि डज नॉट क्लियरली और लॉजिकली मॉडिफाई द इंटेंडेड सब्जेक्ट। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो डैंगलिंग मॉडिफायर क्या करता है कि ये किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में वजाहत तो कर रहा होता है, लेकिन इसमें ये वाज़ह नहीं होता कि वो वजाहत जो है वो किस चीज़ की हो रही है। लाइक इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि जैसे आप कहें कि स्कूल जाते हुए बारिश आ गई। अब आपने ये नहीं पूरा नहीं बताया कि स्कूल जाते हुए मैंने देखा कि बारिश शुरू हो गई, आपने कह दिया कि स्कूल जाते हुए बारिश शुरू हो गई। जैसे ये इनकरेक्ट सा है, तो इसको हम कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 है रिवाइजिंग सेंटेंस। रिवीजन से क्या मतलब होता है कि किसी तहरीर को दोबारा आप देखते हैं और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा वाज़ह, दुरुस्त और मौसर बन सके। इसको आप कहते हैं रिवीजन।
रन को दुरुस्त करने के तरीका क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, कॉमा प्लस कंजक्शन होती है और सेमी कॉलम होते हैं। फुल स्टॉप क्या होता है? आई वाज टायर्ड, आई वेंट टू स्लीप। फुल स्टॉप के बारे में आपको पता है क्या होता है? कॉमा प्लस कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन से कोई भी जो दो आपके कॉमा और कंजक्शन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना होता है। और सेमी कॉलम है वहाँ आगे, आई वाज टायर्ड, आई वेंट टू स्लीप। इस तरह का जुमला आ जाए तो यहाँ पर आपने सेमीकोलन को यूज़ करना होता है। तो इसकी थोड़ा डिटेल में आपने अपने एग्जांपल से कुछ एग्जांपल आपने अपने हैंडआउट से कुछ एग्जांपल्स कर लेनी है ताकि इसके अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। काफ़ी सारे एग्जांपल हम साथ साथ करते जा रहे हैं, तो अब एक एक ही ज़ाहिर है अब 15-20 एग्जांपल तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने सारे का सारा सिलेबस कवर करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 26 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी इसमें सिंपल आपने क्या को यूज़ करना होता है। जैसे हम कहते हैं अली क्रिकेट खेल रहा है, अली क्या है? वाहिद है। तो वाहिद के लिए एस शईस का इजाफा होता है तो अली प्लेज क्रिकेट आएगा। जब किसी को अगर हम कर देते हैं, जमा बना देते हैं, अली की बजाय हम कह देते हैं दे लगा देते हैं या फिर हम कहते हैं कि बॉयज़, तो जब हम बॉयज़ लगा देंगे तो फिर क्या होगा? बॉयज़ प्ले क्रिकेट आएगा, फिर एस नहीं आएगा। तो सिंपल बात क्या है कि अगर फ़ाइल वाहिद होगा तो अगर फ़ाइल वाहिद होगा तो फ़ेल भी वाहिद ही होगा। जैसे ही वर्क्स एंड दे वर्क, दे के साथ फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा और ही के साथ फिर एस लगेगा। नेक्स्ट है सिंगुलर। सिंगुलर मीन वन पर्सन थिंग और आइडिया। सिंगुलर से मुराद कोई सिंगल चीज़ होती है, प्लूरल से मुराद है कि कोई ज़्यादा सारी चीज़ें हैं जैसे दे प्ले वगैरह। तो ये सिंगुलर प्लूरल का आपको वैसे भी पता होगा। नेक्स्ट है राइटिंग प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं कि अली इज़ अ स्टूडेंट, अली के बजाय हम कह देते हैं कि ही इज़ अ स्टूडेंट। फिर हम कहते हैं कि सना इज़ इंटेलिजेंट, या फिर हम सना जो है वो क्या है? नाउन है, और सना की बजाय अगर हम रिप्लेस कर देते हैं हम कहते हैं कि शी इज़ इंटेलिजेंट। तो ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन वर्ड्स को। नेक्स्ट है एंटीसेंडेंट। एंटीसेंडेंट नाउन फ्रेज टू विच प्रोनाउन रेफर। तो ये क्या है कि वो नाउन है, ऐसा नाउन जिसके बाद में आने वाला जो प्रोनाउन है उसकी तरफ इशारा करता है। जैसे कि अभी हम पीछे हाँ एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, अली इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो जो अली उसका ही एंटीसेंडेंट है, ही जो है वो अली का क्या है? एंटीसेंडेंट है। तो ये जो बाद में वो नाउन है, ऐसा नाउन जो कि बाद में आने वाला जो प्रोनाउन है उसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। यानी अब इस जो ही है, इस ही से मुराद भी तो अली ही है ना, तो ही से मुराद अली है, तो यहाँ पर अली का एंटीसेंडेंट होगा ही। अली लॉस्ट हिज बुक, यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छा इसी तरह की एग्जाम्पल यहाँ पर भी इन्होंने दी है। अली लॉस्ट हिज बुक, एंटीसेंडेंट क्या है यहाँ पर? हिज जो है वो एंटीसेंडेंट है, किसका एंटीसेंडेंट है? अली का। नेक्स्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट है। Pronoun agreements means that a pronoun must agree with its antecedent in numbers and where relevant gender. प्रोनाउन एग्रीमेंट्स अपने प्रोनाउन, इसका मतलब क्या है कि वो अपने जो है वो जो प्रोनाउन है वो मस्ट एग्री होना चाहिए किसके साथ? अपने एंटीसेंडेंट के साथ, नंबर्स में भी, और जहाँ पर रेलिवेंट हो उससे जेंडर के साथ भी। जैसे अभी हमने अली और हिज कहा, तो इसी तरह फिर अगर अली के बजाय अगर किसी लड़की का नाम होता लाइक सना हम रखते तो फिर इसका एंटीसेंडेंट भी हर बनना था। तो इसका अकॉर्डिंग ही इसका एग्रीमेंट की भी बात हो रही है कि इसका अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें इनको देखना पड़ता है। पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ राइटर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? इससे मुराद एक ऐसा नुक्ता नज़र है जिसे राइटर जो है वो अपनी बात या मालूमात पेश करता है। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है कि उसका फ़लाँ चीज़ के बारे में उसका नुक्ता नज़र ये है। तो इसकी टाइप्स क्या होती है? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन में होता है तुम, और थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, दे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 है वर्ड ऑफ चॉइस। वर्ड ऑफ चॉइस का क्या मतलब? वर्ड ऑफ चॉइस इज द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड एंड एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस एंड पर्पस। आपने जो आपकी ऑडियंस है, आपका जो वहाँ पर जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग, जो पर्पस है, जिस तरह की आपकी ऑडियंस है, एक्सप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेलिवेंट वर्ड्स और एप्रोप्रिएट वर्ड्स की आपको सिलेक्शन करना होती है। इसको कहते हैं वर्ड चॉइस।
नेक्स्ट है स्लैंग। स्लैंग का क्या मतलब होता है? स्लैंग इज़ एन इनफॉर्मल लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन कैजुअल कम्युनिकेशन। ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है जो कि कॉमनली कैजुअल कम्युनिकेशन में हम इसको यूज़, यानी जो गैर रस्मी गुफ्तगू होती है, ये ऐसे अल्फाज जो कि गैर रस्मी गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं, हम कहते हैं वो स्लैंग है। नेक्स्ट है क्लिच। ये क्या है कि एक ऐसा बार बार यूज़ होने वाला एक सेंटेंस होता है जो कि इतना आम हो चुका है कि उसकी ओरिजिनलिटी ही कम हो जाए। ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन और फ्रेज दैट हैज़ बिकम कॉमन और प्रीडिक्टेबल। नेक्स्ट है वर्डीनेस। वर्डीनेस इज़ द यूज़ ऑफ मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन आइडिया। इसका मतलब है कि किसी ख्याल को बयान करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज आपने इस्तेमाल कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक है होमोनिम्स। होमोनिम्स से क्या मुराद है? होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर पंक्चुएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। इसके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, बट इसका जो तलफ़ुज़ होता है वो तकरीबन एक जैसा या सेम ही होता है। जैसे एग्जांपल है टू, TW2, TWO2। अब इन दोनों में इनका मीनिंग में कितना फ़र्क है, लेकिन बोलने में वो सेम ही लग रहा होता है। अब अगर कोई बोले का टू, तो हम पिछले फ़िक्रे को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि किस टू को ये बंदा यूज़ कर रहा है, वरना हमें अगर सिंगल वर्ड को यूज़ किया जाए तो हमें समझ नहीं आती कि ये कौन सा है। दोनों की जो आवाज़ है वो बिल्कुल सेम है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिलर है, तो ऐसे अल्फाज को हम बोलते हैं होमोनिम्स। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है कि तहरीर में इस्तेमाल होने वाली ख़ास अलामात है जो मानी को वाज़े कर देती हैं और अल्फाज और जुमलों को जो तल्लुक़ है तो होता है उनके दरमियान, अल्फाज और जुमलों के दरमियान उस तल्लुक़ को वो ज़ाहिर करती है। यानी कोई भी जुमला है उसमें आपने फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, तो इन चीज़ों को यूज़ करना किसी भी सेंटेंस में, तो अगर यूज़ हुई में तो हम कहते हैं कि ये इसकी पंक्चुएशन है। यानी एक जुमले में जो भी ख़ास अलामात वहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं वो सारी पंक्चुएशंस में आएंगी। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा के बारे में आप सबको पता है, ये पंक्चुएशन मार्क है जो आइटम को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। ये दो अल्फाज को या तो मुख्तसर करने के लिए यूज़ होता है या फिर मलकियत को, बुनियादी मलकियत को शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। जैसे पोजेशन में आप देखें कि अलीज बुक्स, जैसे डज नॉट को फिर हम सिंपल फॉर्म में जब लिखते हैं डज नॉट को, तो उस समय हम एपोस्ट्रॉफी को यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड को शॉर्ट करने के लिए। जैसे डोंट है, डू नॉट के बजाय डोंट को यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है अफेक्टिव राइटिंग पैराग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। राइटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप वन मेन आइडिया। एक मेन आइडिया के बारे में जो आपका सबसे छोटा होता है वर्ड पहले होता है, इसके डिफरेंट लेटर्स होते हैं, फिर लेटर का जब हम कम्बिनेशन बनाते हैं तो वो एक वर्ड बन जाता है, फिर वर्ड को हम कंबाइन करते हैं वो एक सेंटेंस की शक्ल अख्तियार कर जाता है, और फिर जब हम सेंटेंसेस का मजमुआ जब हम बना लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो वो जो सेंटेंसेस का मजमुआ होता है उसको होता है हम कहते हैं कि ये एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में एक ही मेन आइडिया पर बात की जा रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। ये मरकज़ी ख्याल को बयान करता है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन इज़ यूज़फुल फॉर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेंटेंस। ये क्या करता है? प्रोवाइड डिटेल रीज़न फैक्ट्स और एग्जांपल दैट एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस। ये क्या करता है कि रीज़न प्रोवाइड करता है, डिटेल प्रोवाइड करता है, फैक्ट्स और एग्जांपल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है किसको एक्सप्लेन करने के लिए? जो टॉपिक का सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। टॉपिक्स के जो सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये डिफरेंट मालूमात हमें फराहम करता है। नेक्स्ट है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये भी किसी भी सेंटेंस को लॉजिकल एंड प्रोवाइड कर रहा होता है, उसमें लॉजिकल एंड ला रहा होता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ टॉपिक्स। फर्स्ट वन है टॉपिक। टॉपिक क्या होता है? टॉपिक इज द सब्जेक्ट और जनरल आइडिया दैट पैराग्राफ डिस्कस। टॉपिक वो मौजू या फिर एक अमूमी ख्यालात है जिसके बारे में हम पैराग्राफ में बात करते हैं। कोई भी टॉपिक होता है, वो टॉपिक में क्या होता है कि मेन चीज़ लिखी होती है और उससे जो नीचे पैराग्राफ होता है वो उस टॉपिक के बारे में होता है। ठीक है, तो ये वही बात हो रही है कि वो एक मौजू होता है या एक अमूमी ख्याल होता है उस पूरे जो पैराग्राफ हमारे पास नीचे गिवन होता है उसका।
नेक्स्ट है कंट्रोलिंग आइडिया। कंट्रोलिंग आइडिया क्या होता है? कंट्रोलिंग आइडिया लिमिट एंड कंट्रोलिंग द स्पेसिफिक फोकस ऑफ द टाइप। ये किसी ख़ास पहलू पर बात करते हैं इसमें, और टॉपिक का जो दायरा कार होता है इसको महदूद करता है, और किसी ख़ास पहलू के बारे में ये बात करता है। तो ये आपको बता रहा है कि किस टॉपिक पर बात की जा रही है, यानी कि ड्राइविंग ऑन द मोटरवे रिक्वायर स्किल एंड कंसंट्रेशन। यहाँ कंट्रोलिंग आइडिया क्या है कि रिक्वायर स्किल एंड कंसंट्रेशन, यानी टॉपिक ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे, मोटरवे पर ड्राइविंग की बात हो रही है, और कंट्रोलिंग आइडिया इसमें है कि आपको स्किल और कंसंट्रेशन चाहिए होती है उसमें। तो इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें फ़लाँ चीज़ के बारे में बताएं। कोई भी सेंटेंस देखिए उसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि इसका टॉपिक क्या है, या फिर इसका कंट्रोलिंग आइडिया क्या है। बाज़ार तो क्या आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आसान लग रही होगी, और इसके एग्जांपल्स भी फ़िलहाल शायद आपको बोलने में साथ साथ समझ आती रही होंगी, लेकिन बाद में जब आप वहाँ पर पेपर आएगा तो फिर आपको जो है वो इससे समझ नहीं आएगी। चाहे ये लेक्चर आप 10 बार पढ़ लें, 10 बार सुन लें, तो आपने एक दफ़ा लाजमी अपने तौर पर इन सारी जो एग्जाम्पल हैं इनको प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ में जो उसका मेन एंडिंग पॉइंट होता है, इख्तितामी अंजाम आप कह सकते हैं, या एक मंतकी इख्ताम आप कह सकते हैं, वो होता है। अब देखिए पूरा एक होता है आपके पास, कोई भी टॉपिक होता है या कोई भी लेक्चर होता है, तो उसमें क्या होता है, या एक चैप्टर होता है, तो उसके एंड पे कंक्लूजन दी जाती है, यानी एक मरकज़ी ख्याल आप कह सकते हैं उस चीज़ को। पूरे पैराग्राफ या पूरे सब्जेक्ट का जो एक मरकज़ी ख्याल होता है उसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी एक पूरे सब्जेक्ट की क्या है, समरी है। फिर ऐसे राइटिंग एंड थीसिस स्टेटमेंट। ऐसे राइटिंग वाले कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट इज अ क्लियर स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट द मेन आइडिया और सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ एन ऐसे। ये एक ऐसे का सेंट्रल आर्गूमेंट या फिर मेन आइडिया को क्लियरली ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इट सेव्स टाइम, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेक्स लर्निंग एक्सेसिबल। इसमें मेन जो टॉपिक है वो क्या, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, तो इसका मेन टॉपिक क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन। इसका सब टॉपिक क्या है कि टाइम सेव हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, तो इसके सब टॉपिक्स इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे की आउटलाइन। आउटलाइन क्या होती है? मेन पर्पस में जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, और सब पॉइंट्स में क्या लिखते हैं। आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन इज अ ब्रीफ प्लान दैट ऑर्गेनाइजेस द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ बिफोर राइटिंग एन ऐसे। यानी इसमें आप मेन आइडिया लिखने से पहले एक मुख्तसर सा मंसूबा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपको बताया जाता है कि आपने सबसे पहले एक ऐसे जब भी लिखना है तो ऐसे की एक आपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर आपने उसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं लाइक इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने उसकी बॉडी लिखनी है, फिर आपने उसको एंड करने का एक जो पैराग्राफ होता है उसको एक सिमत में पैराग्राफ को ला रहे होते हैं। बड़े लेवल पे हेडिंग्स वगैरह दी जाती हैं, छोटे लेवल पर तो इतना ऐसे को जो है वो उसकी जो बॉडी और मेन जो भी टॉपिक्स वगैरह तो उनको वाज़ेह तौर पर लिखा तो नहीं जाता, लेकिन वैसे इन चीज़ों को फॉलो किया होता है पैराग्राफ में। तो यहाँ पर ये चीज़ बयान की हुई कि आउटलाइन में हम मेन टॉपिक्स लिखते हैं, उस का एक मुख्तसर सा मंसूबा बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमने आउटलाइन बनाई है। तो जो बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन टॉपिक है हमारे पास, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, और इसमें हमने फिर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके ऑनलाइन एजुकेशन होती क्या है इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम इसके जो फ़वाइद हैं, यानी डिफरेंट जो इसके फ़वाइद हैं, एक से ज़्यादा है ना, टाइम सेविंग हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गई, तो ये हम दरमियान में सारे इसके फ़वाइद लिखेंगे और एंड पे हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन से क्या होगा, सारे एक कंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि सारे जो हमारे ऐसे होता है उसके हम समरी लास्ट पे बना के दे देते हैं। तो नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एंड रिसर्चिंग एन ऐसे टॉपिक। ऐसे टॉपिक के मुराद वही टॉपिक है, वो टॉपिक है जिस पर हम ऐसे लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है कि वो ख़ास मौजू या मसला है जिस पर हम ऐसे लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉड टॉपिक। ब्रॉड टॉपिक क्या होता है? एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि कवर कर रहा होता है एक वेरी लार्ज एरिया को, एंड मे बी डिफ़िकल्ट टू डिस्कस फुली इन अ शॉर्ट ऐसे, जिसको शायद शॉर्ट ऐसे में डिस्कस करना भी मुश्किल होता है। अब नाम से ज़ाहिर है ब्रॉड टॉपिक है, यानी कोई बड़ा टॉपिक है।
तो जैसे कि एजुकेशन है, एग्जांपल इस इनकी एजुकेशन इन्होंने दी हुई है, तो इसको एक शॉर्ट ऐसे में कवर करना ऑब्वियसली मुश्किल है। अगर हम ऐसे लिखने लग जाएं तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे ऑनलाइन ऐसे का, फिर हम इसकी बॉडी में सारी चीज़ें लिखेंगे इसके कि इस तरह से ये काम करती है, फिर इसके बेनिफिट्स ये हैं, फिर उसका अगर बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हमने अलग लिखने तो वो अलग बात है, लेकिन फिर उसके सारी वो हमने चीज़ें लिखनी है और फिर लास्ट में हम उसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो सारी चीज़ें अगर हम किसी भी एक टॉपिक पे ब्रॉड टॉपिक पे हम लिखना शुरू कर देते हैं तो वो ओबियसली एक शॉर्ट ऐसे में वो कवर नहीं होती है। नैरो टॉपिक क्या होता है? नैरो से मुराद तंग होता है, तो ये एक स्पेसिफिक या मैनेजेबल पार्ट होता है, लार्ज सब्जेक्ट इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्या है जी? नैरो टॉपिक फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक एंड मैनेजेबल पार्ट ऑफ अ लार्ज सब्जेक्ट। एक लार्ज सब्जेक्ट का स्पेसिफिक और मैनेजेबल पार्ट होता है जिसको हम नैरो टॉपिक कहते हैं। यानी सिंपल आप याद रख लें कि ब्रॉड मतलब एक बड़ा टॉपिक होगा, एक ऐसे का बड़े टॉपिक की बात हो रही है, और नैरो जो है वो एक छोटा टॉपिक है। जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, उनके बारे में बताएं। यहाँ पर आपने एक स्पेसिफिक बात कर दी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात की और ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, और फिर आपने स्पेसिफिक कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर ओबियसली ये एक उसकी निस्बत पिछले वाले टॉपिक की निस्बत ये काफ़ी एक स्पेसिफिक टॉपिक है। नेक्स्ट है वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एक मंतकी तरतीब से एक मरले से दूसरे मरले तक पेश किया जाता है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम वन स्टेज पॉइंट टू द नेक्स्ट। एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक क्या करता है कि इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को ये प्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर अरेंज इवेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच दे हैपन। टाइम के लिहाज से उनको अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये हुआ, देन ये हुआ, फिर फाइनली ये हुआ। तो ये एक तरतीब में आपने जिस तरह से जिस टाइम पे ये चीज़ें जिस तरह से इंट्रोड्यूस हुई हैं या जिस तरह से ये वाक़या हुई हैं, तो उस लिहाज से उस तरतीब में आपने इनको अरेंज कर दिया। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सीरीज ऑफ स्टेप होता है और स्टेज थ्रू विच और समथिंग इज कम्प्लीटेड और हैपन, जिसके थ्रू जो है वो कोई भी चीज़ कंप्लीट होती है, उसका हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है। जैसे फर्स्ट मिक्स इंग्रेडिएंट, बेक और सर्व। जैसे पहले कोई भी चीज़ लाएं, फिर उसके इंग्रेडिएंट को मिक्स करें, फिर उसको बेक करें और फिर उस चीज़ को आप कोई भी डिश आप उसको क्या करें, सर्व कर दें। ये प्रोसेस है एक जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे पीछे अभी इनपुट आउटपुट के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका भी एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस से मुराद सिंपल ज़बान में भी आपको पता है कि इस प्रोसेस के थ्रू मैंने ये किया था, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ प्रोसेस से मुराद कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करके आप जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है उस तक आप पहुंचे हैं। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस एंड कॉज इफेक्ट। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट रिपीट इन अ साइकिल एंड हैज़ नो फाइनल परमानेंट एंडिंग। ये ऐसा प्रोसेस होता है जो कि रिपीट हो रहा होता है एक साइकिल में और इसका कोई परमानेंट एंड नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास कॉज। कॉज की क्या उर्दू डेफिनेशन होती है? वजह। तो वो वजह जिसकी वजह से कोई वाक़या या नतीजा पैदा होता है उसको हम कहते हैं कि ये कॉज, इसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो कॉज का तो खैर वैसे ही आपको पता होगा। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है कि असर हुआ। कॉज होता है कि हैवी रेन और उसकी वजह से क्या हुआ? फ्लड आ गया उसकी वजह से। नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज और इफेक्ट का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन हाउ वन इवेंट और कंडीशन प्रोड्यूस एन अदर रिजल्ट। एक इवेंट दूसरे रिजल्ट को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकता है। अभी हमने पढ़ा कि ज़्यादा बारिश हुई, वजह क्या है? ज़्यादा बारिश हुई है और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि फिर सैलाब आ गए। तो ये इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, एक की वजह से दूसरा वाक़या होता है। कॉज होती है, वजह होती है, तो उससे क्या होता है फिर आपके पास एक उस कॉज का इफेक्ट आ जाता है। फिर है स्पेक्ट्रल रिलेशनशिप्स एंड क्लासिफिकेशन। स्पेक्ट्रल रिलेशनशिप क्या होता है? डिस्क्राइब द पोजीशन और लोकेशन ऑफ थिंग्स इन रिलेशनशिप टू वन एंड अदर। ये चीज़ों की जगह
का मकाम या एक दूसरे के साथ मुकाबले में उनकी पोजीशन को शो कर रहा होता है, जैसे अबव, बिलो, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट, नियर, नज़दीक, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। ये स्पेटल रिलेशनशिप कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग थिंग्स और आइडियाज़, इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जब आप चीज़ों को, ख्यालात को या मालूमात को मुश्तरका ख़ुसूसियात की वजह से आप उनको ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, तो उसको आप कहते हैं क्लासिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी क्लास, एक क्लास है बड़ी सारी, तो उस क्लास में हमने क्या किया, लाइक बच्चों की एक अलग आपने सेक्शन बना दिया। वैसे ऐसा होता नहीं है लाइक बच्चों का अलग सेक्शन और नालायक का अलग हो, लेकिन वैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने उनकी एक जो ख़ुसूसियात है ना, उनकी बिना पर आपने जो मुश्तरका ख़ुसूसियात हैं जो आपको मालूमात मिली है, उनकी बिना पर आप लायक लोगों का अलग ग्रुप बना रहे हैं और नालायक लोगों का अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो ये क्या है, आपने क्लासिफिकेशन कर दी, उनकी डिवीजन कर दी है ग्रुप्स में। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में मैमल्स आ जाता है, बर्ड्स आ जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट है कैटेगरी। कैटेगरी भी क्या होती है कि ये एक ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ऐसी चीज़ों को ग्रो होते हैं जिसमें खुसूसियात जो होती हैं वो उनमें मुश्तरका पाई जाती हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। जो कैटेगरी है इसमें जो मैंने आपको लाइक और नालायक स्टूडेंट वाली एग्जांपल दी है वो कैटेगरी वाले टॉपिक में आपने इसको फिट कर लेना, और जो क्लासिफिकेशन वाली है वो एनिमल्स और इसके जो जितने भी लिखी हुई हैं ना, ये यहाँ पर मैमल्स और बर्ड्स वगैरह, तो इसके एग्जाम्पल आपने इस तरह से याद कर लिए। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल, फ्रेजेस, सॉरी पैराफ्रेजेस है। तो राइटिंग में क्या है, पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग मीन एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ एन ओरिजिनल टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनलिटी मीनिंग्स। किसी चीज़ की आप असल मीनिंग तो उसका चेंज नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। अपने वर्ड्स में चेंज कर देने से मुराद ये है कि अपने वर्ड्स में आप उस चीज़ को लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी शख्स ने आपको कोई भी बात बताई है, तो जब आप वो बात किसी और बंदे तक डिलीवर करे होंगे, किसी और बंदे को वही बात बता रहे होंगे, तो उसकी जो वर्डिंग होती है वो सेम एज इट इज़ आपको याद नहीं होती। मीनिंग उसका सेम ही होता है, लेकिन आप उसको अपनी वर्डिंग में अगले बंदे को वो चीज़ बता रहे होते हैं कि फलां बंदे ने मुझे ये बात बताई है। जैसे ओरिजिनल की यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखो, ओरिजिनल है जी, ऑनलाइन एजुकेशन अलाउ स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम होम। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अलाउ करती है स्टूडेंट को घर से पढ़ सके। और पैराफ्रेज क्या है कि स्टूडेंट कैन स्टडी एट होम थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। बात वही है, सेंटेंस वही है, इसका मीनिंग वही है, लेकिन इसकी क्या हो गई है, अपने वर्ड्स में इसको थोड़ा चेंज कर दिए, तो इसको कहते हैं पैराफ्रेज। नेक्स्ट है राइटिंग अ समरी। सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस से क्या मुराद है, ये बताता है कि कोई काम कहाँ पर हुआ है, लाइक हेयर, देयर, आउटसाइड, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, या बाहर हुआ है, या अंदर हुआ है। तो ये किस, यानी ये लोकेशन बता रहा है कि किस जगह पे हुआ है, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये टाइम के बारे में बताएगा, ये क्या करेगा, एक्शन किस टाइम पे परफॉर्म हुआ है, तो ये उसको बताएगा, उस टाइम का के बारे में हमें बताता है। जैसे टुडे, आज हुआ है, कल हुआ है, या फिर कल होगा, इस तरह से ये टाइम को शो कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बताता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है, कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है, नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमेशा ऐसा होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई काम कितनी बार होता है। हमेशा होने से मुराद है कि यानी डेली होता होगा, कभी भी नहीं हुआ यानी एक दफ़ा भी नहीं हुआ, सम टाइम यानी कभी कभार हो जाता होगा। तो इससे हमें जो है वो इसके अंदाज हो जाता है कि कितनी बार होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री से क्या मुराद है कि ये शिद्दत को जाहिर करता है या फिर मिकदार को ये जाहिर कर रहा होता है। जैसे वेरी, बहुत, ये एक्शन और क्वालिटी को शो करेगा। जैसे हम कहते हैं कि ये अब इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई एग्जांपल, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये क्या है, क्वालिटी है। तो ये जहाँ पर जो वेरी लिखा हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल एंड देयर। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले प्लेस हुआ हुआ एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, इंडिकेट वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। जो ये बताता है, नाउन को इंडिकेट करता है कि नाउन जो है वो जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। इनडेफिनिट जो आर्टिकल होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक और जनरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपने हमेशा यूज़ किया होगा ए और एन, मतलब वर्ड्स में आप लोग यूज़ करते हैं ना ए,
तो ही इज़ अ टीचर, जैसे ही इज़ अ टीचर के ही हम एग्जांपल ले लें तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट को इसका मतलब नहीं पता होता कि हम ए क्यों यूज़ करें और एन क्या यूज़ करें। तो अभी इसको देखें और इसके बाद कभी भी ए और एन को एक्स्ट्रा आपने सेंटेंस में नहीं लिखना। तो ये ए और एन को हम कब यूज़ करते हैं, जब नॉन स्पेसिफिक, जनरल, सिंगुलर या फिर काउंटेबल नाउन की बात हो रही होती है। अब फिर अलग से इन्होंने बता दिया कि एन को क्यों यूज़ करते हैं। एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है वो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल नाउन हो, तो वहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं। जैसे ए बुक, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, ये सिंगुलर है ना और काउंटेबल भी है, तो यहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं। एन कहाँ यूज़ होता है, एंड इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिन विद द वॉवल साउंड। जहाँ पर वॉवल से ये स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस, लेकिन वो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। जैसे एन एप्पल, एप्पल सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, और एन और, लेकिन ये क्या है, एप्पल क्या है, इसका जो ए है ये वॉवल है, तो इसलिए ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं एंड इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन आर्टिकल। एक स्पेसिफिक और ऑलरेडी जो नॉन नाउन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफाइंड आर्टिकल को। जैसे आई सा अ डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ता काला था। यहाँ पर दा की एग्जाम्पल ली हुई है। दा क्या है, एक मखसूस या पहले से मालूम नाउन है, जिसके लिए हम ये एक डिफाइंड आर्टिकल है। ये एक मखसूस या फिर पहले से जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम है उसके लिए फिर यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कि आई सा अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, द डॉग वाज ब्लैक। अब हमने देखा हुआ है तो हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए हमने यहाँ पर दा लगाया कि द डॉग वाज ब्लैक, कुत्ता काला था। नेक्स्ट है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या होता है, जीरो आर्टिकल का मतलब होता है यूजिंग नो आर्टिकल, जहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा बिफोर अ नाउन व्हेन एन आर्टिकल इज नो नॉट आर्टिकल। अभी हमने पीछे आर्टिकल पढ़े ना, तो जीरो आर्टिकल से मुराद ये है कि एक ऐसा जुमला जिसमें आपने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया, तो वो जीरो आर्टिकल कहलाएगा। जैसे आई लाइक टी, बुक्स आर यूजफुल, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, तो इसमें आ, दा या एन कोई भी इस तरह का आर्टिकल आपने यूज़ नहीं किया, तो ये जीरो आर्टिकल कहलाएगा। नेक्स्ट लैंग्वेज फॉर्म्स एंड फंक्शंस। तो लैंग्वेज फंक्शन से क्या मुराद है, लैंग्वेज फंक्शन इज़ द पर्पस ऑफ विच अ स्पीकर यूजेस लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी लैंग्वेज फंक्शन क्या होता है, पर्पस होती है जिसके लिए एक स्पीकर किसी ख़ास सिचुएशन को किसी लैंग्वेज के थ्रू कर रहा होता है, एक किसी खास सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए कोई भी लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा होता है। जैसे हम कहते हैं कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें फंक्शन क्या है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप हेल्प करवाने के लिए। लैंग्वेज फॉर्म क्या होती है, लैंग्वेज फॉर्म रेफर टू द स्पेसिफिक वर्ड्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर फंक्शन। यानी इससे मुराद कोई स्पेसिफिक वर्ड्स या फिर एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर फंक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में सिंपल आप किसी से कोई दरख्वास्त कर रहे हैं, जैसे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। परमिशन में आप क्या करते हैं कि आप किसी भी शख्स से कोई अप्रूवल किसी चीज़ का मांगते हैं, कोई भी परमिशन लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये परमिशन है। फॉर एग्जांपल मैं आई कमेंट, तो आई थिंक ये इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस का आपको पता है कि ये एडवाइस मीन नसीहत होती है किसी शख्स को बताने के लिए दी जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्डर, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको ये लेक्चर्स देखने चाहिए, आपको हैंडआउट्स पढ़ने चाहिए, तो ये एडवाइस है आपके लिए। नेक्स्ट है सजेशन। किसी काम के बारे में पेश किया जाने वाला कोई ख्याल या कोई आपने तजवीज़ दी है, यू शुड ट्राई दिस बुक, आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं, तो ये आपने एक सजेशन दी है। ऑफ़र क्या होती है, किसी दूसरे शख्स के लिए कुछ करने की अगर आपने पेशकश की है, शेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प करूं, तो ये एक ऑफ़र है, क्या मैं आपको इनाम दे दूं, ये भी एक ऑफ़र है। नेक्स्ट है इनविटेशन। इनविटेशन से मुराद दावत देना होता है। इनविटेशन क्या करता है, इनविटेशन में किसी शख्स को कोई पर्टिकुलर इवेंट अटेंड करने के लिए कहा जाता है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस वगैरह। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट से मुराद किसी बात से इतफाक़ करना या किसी ख्याल को कबूल करने का एक इजहार है, जैसे आई एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री करती हूँ। या नेक्स्ट डिसएग्रीमेंट। डिसएग्री से क्या मुराद है कि आप किसी की जो बात है उससे आप एग्री नहीं कर रहे। नेक्स्ट है अपॉलोजी। अपॉलोजी से क्या मुराद है, एक्सप्रेशन यूज टू से दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग। अपॉलोजी से मुराद है कि माजरत करना, किसी भी बात पर आप माजरत कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड।
यानी कि ग्रेटिट्यूड में क्या कहते हैं, किसी की मदद या एहसान पर आपने उसका शुक्रिया करना है, फॉर एग्जांपल थैंक यू, तो ये आएगा। ग्रेटिट्यूड एबिलिटी क्या होती है कि सलाहियत या काबिलियत को कहते हैं। एबिलिटी, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये एक एबिलिटी है स्विमिंग। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है कि ये कोई भी काम हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लाइक इट में बी रेन, इट में रेन, या आज बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है। बादलों को देख के क्या आपने कह दिया कि बारिश हो सकती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। सर्टेनली यानी यकीनन आपने कह दिया कि यकीनन ये बात होगी। आई एम श्योर कि आप कामयाब हो जाएंगे अगर आपने ये लेक्चर्स देखे, आपने हैंडआउट्स पढ़े और आपने फाइल्स पढ़ी, तो ये क्या है, ये एक सर्टेनिटी है। तो ये था आपका एक कंप्लीट लेक्चर्स। तो इनमें हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया। तो एक दफ़ा आपने ये लेक्चर्स देखने हैं, आपने हैंडआउट्स एक दफ़ा पढ़ने हैं, और उसके बाद आपने फाइल्स और करंट पेपर्स वगैरह जो कि फाइल्स आपके फोल्डर्स में मैंने वहाँ पर ऐड कर दी हैं, तो इसके साथ ही आपको उस फोल्डर की एक्सेस मिल जाएगी। तो आपने उस फोल्डर से तमाम जो फाइल्स हैं उनको भी पढ़ना है, आपने हैंडआउट्स को भी पढ़ना है, और लास्ट पे करंट पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो उनको आपने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।